सवाल एमडी साहब के लिए था। अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। जी कहाँ पे है आप? यहाँ आपके राइट। जी अमित जी, एक्चुअली अभी ये जो वक्त है हमारा मिस्टर सहवाग के लिए क्वेश्चंस के लिए, उनके लिए भी, हाँ उनके लिए भी होगा। जी, एक सवाल जी एमडी साहब के बाद आ रहे हैं कि जो मतलब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो मतलब रेवेन्यू चर्नर भी है कि सबसे बड़ा रोड़ा मतलब क्या है कि मतलब स्पॉन्सर्स क्यों नहीं इन स्पोर्ट्स के प्रति जो हैं उतने प्रोएक्टिव हैं? देखिए, वो स्पॉन्सर के लिए कभी वरी नहीं करते। उनका वरी एक ही होता है कि एक तो उनकी जो डाइट उसका ख्याल रखा जाए, दूसरा फैसिलिटीज़, जिस प्रकार की उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। जैसा हर एक एथलीट ये कह रहा था कि अगर वो बाहर जाकर अगर ट्रेनिंग करता है तो उसको इम्प्रूव करने में शायद 6 से 8 महीने लगेंगे, वो उतना ही टाइम अगर वो इंडिया में बिताएगा उसको इम्प्रूव करने में 2 साल लगेंगे। तो ये एक है कि अगर हम लोग बाहर से कोचेज़ या बाहर से ट्रेनर, टेक्नोलॉजी जो करंट यूज़ हो रही है बाहर के देशों में, अगर वो इंडिया में लाते हैं तो शायद हम लोग भी जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया में रहकर। वेदर बहुत एक परेशानी होती है क्योंकि हम लोग जून के महीने में ये शूट कर रहे थे, लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर था, हर एक जगह एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि एथलीट 4 घंटे प्रैक्टिस करता है। अगर वो गर्मी में करता है तो वो 2 घंटे में ही थक जाता है, लेकिन अगर प्रॉपरली एसी चलते हैं तो शायद वो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर सकता है। लाइट नहीं होती कई जगहों पर, तो उसके लिए जनरेटर बैकअप नहीं होते। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने शेयर की हैं, जो आपको शो में देखने को मिलेगी। वीरेंद्र सर, ये जितने भी एथलीट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इस बात की भी चिंता रहती है कि हमारे गेम को बढ़ावा नहीं मिलता, ये कहाँ पे लैग कर रहे हैं। फिर एक बार वापस जाना चाहूँगी, इन खेलों के प्रति सरकार की कितनी, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इनको लेके सीरियस नहीं है। वो सब क्रिकेट में तो जहाँ मैच जीता बधाइयाँ सब कुछ होती हैं, लेकिन हमारे बाकी ओलंपिक में जितने आपकी लाज बची है बस वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ने बताई हैं, लेकिन इन खेलों को हम कहीं ना कहीं पीछे क्यों छोड़ दे रहे हैं? हम नहीं छोड़ते। कोई भी भारतवासी नहीं चाहेगा कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन पीछे रहे या कोई भी खेल पीछे रहे, लेकिन जो फंड मिलता है उन फेडरेशन को उनका हक बनता है इन खेलों को वो फंड बराबर एथलीट के पास पहुंचे या बराबर फैसिलिटीज़ में लगे, ताकि ये खिलाड़ी भी अच्छी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर अपना नाम कमाएं या देश के लिए मेडल लेकर आएँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर स्पोर्ट्स के लिए, हर फेडरेशन को मिलना चाहिए, और फेडरेशन का फ़र्ज़ बनता है कि वो फंड खिलाड़ी तक पहुँचे। जैसा मैंने कहा कि 600 रुपये की डाइट को बढ़ाकर शायद 2-3 हज़ार रुपये ज़रूर करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे एथलीट को अच्छी डाइट मिलेगी और उसका फ़ायदा होगा उसको, ताकि वो प्रिपेयर अच्छा कर सके अपने आप को किसी भी चैम्पियनशिप के लिए, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, एशियन चैम्पियनशिप हो या फिर ओलंपिक हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो फंड सरकार देती है वो बराबर बंटना चाहिए सब में। सर, स्पोर्ट्स एक इकोनॉमी है, सॉफ्ट पावर भी है, और इनका इस्तेमाल डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो बहुत अच्छे तरीके से किया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे मतलब ऐसी कंट्रीज़ हैं। इंडिया को आप उस लिहाज से किस पायदान पर देखते हैं? आई थिंक हमारे यहाँ भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, फंड ज़रूर निकलते हैं, लेकिन एक कहानी जो मुझे सुनने को मिली कि ओलंपिक से 2 महीने पहले 30 लाख का फंड निकलता है खिलाड़ी के लिए कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए। वो 2 महीने में वो खिलाड़ी वो 30 लाख में से केवल 5 लाख इस्तेमाल करता है, और 5 लाख के बाद वो 25 लाख रुपए से वापस जमा कराने पड़ते हैं क्योंकि ओलंपिक ख़त्म हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि वो 25 लाख उसे ओलंपिक के बाद भी दिए जाएँ, ताकि वो इसका सही इस्तेमाल कर सके ट्रेनिंग में और अपनी डाइट में, और शायद रिजल्ट ला सके। विरूपा जी सबसे ज़्यादा 13 स्टोरीज आप लोग ने फॉलो किया है, बट सबसे ज़्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज कौन सी लगी आपको, किसकी लगी? आई थिंक सभी काफ़ी इमोशनल। आई थिंक दुत्ती चंद की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। अभी तक मैंने 7 शूट किए हैं, 6 अभी हमारे बाकी हैं। उसमें दुत्ती चंद है, दत्तू बोकनल है, और अवतार सिंह है। तो ये स्टोरीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी इमोशनल्स हैं, काफ़ी संघर्ष करके, लड़ाई करके ये उस स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। तो जब आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगी। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो काफ़ी इमोशनल हुआ, एक आधे में शायद मेरे आंसू भी निकले होंगे, रोंगटे भी काफ़ी खड़े हुए जब मुझे पता चला कि दत्तू बोकनल 2012 में शायद आर्मी में आए, स्विमिंग आती नहीं थी, डर लगता था पानी से, रोइंग कभी की नहीं थी, और 2016 में उन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया ओलंपिक में। तो इससे एक्साइटिंग और अमेजिंग स्टोरी क्या हो सकती है कि 3 साल के अंदर वो
ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं और 13वें स्थान पर आते हैं। अगर उन्हें सही प्रकार से ट्रेनिंग की सुविधा मिलती है आने वाले समय में तो शायद वो मेडल ज़रूर ला सकते हैं। ऐसे ही दूती चंद की कहानी है। तो ये सब मैं आपको अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आप शो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, लेकिन सभी की कहानियाँ बहुत अमेजिंग हैं। जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, हम क्रिकेटर कहीं उनके आसपास भी नहीं हैं ट्रेनिंग करने में। Viru Vishwanath, you said you have interacted with 7 sports persons already. What were the shortcomings they pointed out? They told you that which they lack actually. They don't have to improve as a sports person. And two, who do you think should extend this support? The federation or the Olympic Association or the corporate world, or who should actually do this? I think it's a responsibility of federation, and then it's moral duty of ours that we also help them in whichever way we can. As a media, we should take more interviews of those athletes, and whatever problem they are facing, we have to highlight that problems to the government and to the association or to the federation. So make sure that they will take some action against those people who are not providing the facilities or improving the facilities for athletes. What was the first question, Vishnu? I think I talk about what facilities they are getting outside India and what facilities they are getting in India. So you will get to know when you watch this show. I think it's important to watch the show rather than I am telling you what's happening in the show. So you will get to know very soon. So 20th July is not far. इनका मतलब क्या एग्जैक्टली आपके हिसाब से पर्सपेक्टिव? होप ऑब्वियसली है, बट हम लोग सब लोग कहते हैं कि हमें ओलंपिक में मेडल मिलते नहीं हैं, तो वो एक उम्मीद ही है। और उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं मिलते हैं, शायद इस शो के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब एथलीट जो हैं हमारी उम्मीद हैं आने वाले ओलंपिक के लिए। तो शायद कुछ लोग एशियन चैम्पियनशिप खेलेंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलेंगे, वहाँ पर मेडल्स लेंगे और उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उम्मीद हमको हर किसी से रहती है। मुझे अपने बच्चों से उम्मीद है कल को बड़े होंगे, शायद मेरे से भी बड़े क्रिकेटर बनेंगे, या किसी एक्टर को उम्मीद रहती है कि वो उनके बच्चे एक्टिंग में आएंगे और उनसे बड़ा नाम कमाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इन खिलाड़ियों से कि ये शायद ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे हमारे देश के लिए। महाभारत के मुकाबले की होगी? बिल्कुल, ये आपको देखकर पता चलेगा और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी जो जितनी वो मेहनत करते हैं, उनके अगर वो इतनी मेहनत बाहर जाकर करे तो शायद बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। और ये शो बहुत ही टू द पॉइंट शो है। आई थिंक 13 भाग हैं इस शो के, तो बहुत लंबा ऐसे नहीं खींचा है और बहुत टू द पॉइंट और एक जेन्युइन इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के लिए, तभी ये शो बनाया गया है। जी बिल्कुल, और मकसद इस शो के बनाने का यही था कि उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे, वो क्या करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, कितना समय बिताते हैं, कितनी स्ट्रगल होती है, क्या उनको खाने मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है। सबसे बड़ा वो सेक्रीफाइस कि कितना सेक्रीफाइस करते हैं। कि मैं जब साक्षी मलिक का इंटरव्यू ले रहा था तो उनकी अभी शादी हुई है और वो लखनऊ में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके हस्बैंड दूसरी जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले जब से शादी के बाद से। तो वो जो सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने लिए मेडल लाने के लिए, वो शायद सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है मैं कहूँगा। जी, अब बहुत इंस्पायरिंग था आज का ये इवेंट और आप सबको पता है कि सारी अच्छी चीज़ों का